तो अब अपन बात करें तो सबसे पहले मुझे बताओ अपन क्या पढ़ रहे हैं? एथिक्स। एथिक्स किस सब्जेक्ट का पार्ट है? दर्शन शास्त्र का। दर्शन शास्त्र जो है, फिलोसॉफी शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो फिलोस और दूसरा होता है सोफिया। फिलोस का मतलब होता है प्रेम और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान, मतलब ज्ञान से प्रेम। फिलोसॉफी का मतलब क्या हो गया? ज्ञान से प्रेम या ज्ञान से अनुराग। फिलोसॉफी सब्जेक्ट जो है ना, जैसे अपन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे ज्योग्राफी को भी आप करते ही हो ना, ये आपके फिजिकल ज्योग्राफी है, ये राजस्थान ज्योग्राफी है, ये इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी ये आपके मिनरल्स वाला पार्ट है, ये आपके भौतिक विभाग है। अलग अलग भागों में अपन बांटते हैं ना, उसी प्रकार से इस आपके फिलोसॉफी को भी बांटा जाता है 3 भागों के अंदर। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3। तो एक तो अपन बात करें, उसको अपन क्या कहते हैं? ज्ञान मीमांसा। इसमें ज्ञान से संबंधित प्रश्नों की विवेचना की जाती है। व्हाट इज नॉलेज? ज्ञान क्या है? ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए? ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या क्या है? तो ज्ञान से संबंधित सारी बातें जो है ये यहाँ पर की जाती है। दूसरा होता है आपके तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा इसको क्या बोलते हैं? मेटा एथिक्स। इस मेटा एथिक्स के अंदर जो है ना क्या करते हैं अपन, सॉरी हाँ, इस आपके तत्व मीमांसा के अंदर क्या करते हैं? मेटाफिजिक्स के अंदर अपन क्या करते हैं? तो इस मेटाफिजिक्स के अंदर जो है ना अपन एक तो आपके ये जगत के बारे में, आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। और तीसरा जो रूप होता है उसको क्या बोलते हैं? नीति मीमांसा। नीति मीमांसा जिसको एथिक्स भी बोलते हैं, जिसको आचार मीमांसा भी बोलते हैं, जिसको मूल्य मीमांसा भी बोलते हैं, जिसको मोरल फिलोसॉफी भी बोलते हैं, है ना। ये एथिक्स के, नीति शास्त्र के अलग अलग नाम हैं। इसको आचरण मीमांसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर व्यक्ति के आचरण, चरित्र और व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। तो आपके दर्शन शास्त्र की वह शाखा जिसमें किसी भी व्यक्ति के आचरण, व्यवहार, है ना, और चरित्र का मूल्यांकन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? नीति शास्त्र। नीति शास्त्र के अंदर ये देखा जाता है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए। ये कहा जाता है, ये बताया जाता है कि उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। फिर अपन ने इसके बाद देखा भाई ये जो आपका एथिक्स शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड इथोस से बना है। और इथोस का शाब्दिक अर्थ होता है रीति रिवाज। समाज में रीति रिवाज क्यों बनाए जाते हैं? तो समाज के लोगों को नियमित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या बनाते हैं? रीति रिवाज बनाते हैं। और इसी प्रकार से आपके एथिक्स का एक समानांतर शब्द है और वो है मोरेलिटी। मोरेलिटी लेटिन भाषा के मोरेस शब्द से बना है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रीति रिवाज होता है। मोरेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपके रीति रिवाज होता है, ठीक है ना। और फिर अपन बात करें क्या एथिक्स और मोरेलिटी दोनों सिमिलर है? क्या दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस है? तो बिल्कुल कुछ इनके अंदर डिफरेंस है। पहला डिफरेंस अपन बात करें तो भाई इनमें से मुझे बताओ सही गलत निर्धारण का सामाजिक मानक कौन सा है? एथिक्स है या मोरेलिटी है? एथिक्स है, ठीक है ना। और आपके व्यक्तिगत मानक किस में आता है? अच्छा, मुझे बताओ व्यक्ति के ऊपर जो है ना बाह्य दबाव इस नैतिकता में होता है या फिर आपके मोरेलिटी में होता है? और उसमें क्या होता है? आंतरिक दबाव होता है। अच्छा, किसका संबंध चाहिए से है? नैतिकता। मतलब हमारा समाज कहता है ना हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें अच्छा बोलना चाहिए, हमें अच्छा रहना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। और जबकि व्यक्तिगत में मैं चोरी नहीं करता हूँ, है से है संबंध, कैसा नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ अच्छा है। और फिर आप मुझे बताओ, देखें कि भाई यहाँ तक ही पढ़ा था या आगे भी पढ़ा? हाँ, आगे पढ़ा था अपन ने कि भाई हमें जो है आपके नीति शास्त्र की या एथिक्स की या नैतिकता की क्या आवश्यकता है। Why do we read ethics? Why do we need ethics? Why must you need ethics? Why should we read ethics? Why should we need ethics? क्या जरूरत है? हमें नैतिक क्यों होना चाहिए? हाँ जी, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखो भाई अपनी भाषा में अपन बात करें, ये तो परिभाषाएं हैं जो तो मैंने कारण है वो तो आपको बता दिए। अपनी भाषा में अगर अपन बात करें तो भाई मैंने आपको कल भी कहा था कर भला तो हो भला, आप भले तो जग भला, है ना। आप यदि किसी का अच्छा करोगे तो आपका भी अच्छा ही होगा। डू गुड एंड हैव गुड या डू गुड एंड गेट गुड। इफ यू डू नॉट डू गुड फॉर अदर्स, अदर्स विल नॉट डू गुड फॉर यू। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा नहीं करोगे तो दूसरे भी आपके लिए अच्छा नहीं करेंगे। कि कोई कहीं ना बगड़ रही हो, है ना भाई, कोई आपके लिए क्यों करेगा अच्छा? अरे भाई अपन अपनी भाषा में बोलते हैं ना, जो अपने लिए घिसता है उसके लिए अपन भी घिसते। घिसना जानते हो ना, मतलब काम करना। और दूसरी बात, एक प्रशासक को क्यों पढ़ाई जाती है एथिक्स? आपको नीति शास्त्र क्यों पढ़ाते हैं? क्या जरूरत है? एक तो शासन को कुशासन से बनने से रोकने के लिए, और एक सबसे बड़ी बात है एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनने से पहले एक अच्छा मनुष्य बनना जरूरी है। और एथिक्स आपको एक अच्छा नागरिक बनाती है, एक गुड सिविलियन जो है वो आपको बनाती है। इसलिए एथिक्स अपने लिए जरूरी है।
ठीक है ना, यहां तक पढ़ा था ना अपन ने। हाँ जी, अब देखो भाई, इस नीति शास्त्र के अंदर अपन बात करें तो इसकी परिभाषा अपन ने देखी थी, इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछ ले कि नीति शास्त्र क्या है तो क्या बताओगे, परिभाषा बताओ, देखिए आप में से। वेल डन। नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक विज्ञान है जिसमें समाज के लोगों के ऐच्छिक कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। तो कार्य कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होते हैं ऐच्छिक और दूसरे कौन से होते हैं, अनैच्छिक। वे कार्य जो हम अपनी इच्छा पूर्वक करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं, जिनमें अपने पास विकल्प भी अवेलेबल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, ऐच्छिक, है ना। ऐच्छिक कार्यों का एक आधा एग्जाम्पल दो। हाँ, हमें सत्य बोलना चाहिए, चाहे तो हम झूठ भी बोल सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, अनैच्छिक कार्य किसको बोलते हैं। अच्छा, छींक आना या फिर हाँ हार्ट बीट, हाँ ये सारे काम जो है आपके क्या है, अनैच्छिक कार्य है। ठीक है ना। चलिए भाई, यहां तक पढ़ लिया था अपन ने, अब आगे पढ़ना अपने को। अब अपन बात करेंगे आपके नैतिकता के स्रोत। सोर्स ऑफ मोरलिटी। सोर्स ऑफ मोरलिटी, इसका मतलब क्या है कि भाई कि हमें ये जो नैतिकता जो है ना, कहाँ से सीखने को मिलती। आप जैसे नैतिक बने हो, आपके अंदर अच्छी अच्छी संस्कार आई, अच्छी अच्छी चीजें आई है, ये कहाँ से आई भाई, आप में नैतिक गुण कहाँ से विकसित हुए। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे आपके फैमिली से। अरे भाई, परिवार के अंदर मम्मी पापा आपको सिखाते हैं कि नहीं सिखाते कि झूठ नहीं बोलना है, भला करना है सबका, सत्य के मार्ग पर चलना है, कभी भी जीवन में अपराध नहीं करना, चोरी हत्या डकैती लूटपाट नहीं करनी। तो परिवार के अंदर भी तो आपकी नैतिकता का विकास होता है कि नहीं होता है। फिर अपन बात करें आपके, तो भाई इसके अलावा अपन बात करें ना, तो आपके परिवार तो है ही है, और दूसरा अपन बात करें जैसे आपके शिक्षा, स्कूल के अंदर क्या आपको मार साहब कहते हैं कि चोरी करो, क्या आपको मार साहब कहते हैं कि आपके पड़ोस के वाले के स्टूडेंट के डुक्का मारो, बोलते हैं क्या मार साहब, नहीं बोलते हैं ना। मारते हो आप, चुंगटे उंगटे तो भर लेते हो। अभी भी आप में से कौन कौन है ऐसे जो अपने पड़ोसी के पेन चुबो देते हैं, नहीं चुबोते हो। इसका मतलब आपके अंदर क्या आ गई, नैतिकता आ गई, है ना। शिक्षा, और तीसरा अपन बात करें धर्म। भाई धर्म भी तो हमारे ऊपर युक्त प्रतिबंध लगाता है कि नहीं लगाता है। कभी के धर्म कहता है कि हमें किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए। और हम डरते हैं, किससे डरते हैं हम, ईश्वर से। हमें हमेशा ऐसा लगता है, हम हमेशा कहते हैं कि जब कोई नहीं देख रहा होता है तब भी कोई देख रहा होता, और वो कौन है, ईश्वर। और हम कहते हैं ना, भगवान से डरो। तो सच में अपन भगवान से डरते हैं कि नहीं डरते, और भगवान के डर की वजह से भी बुरा काम करने से रुकते हैं कि नहीं रुकते। तो इस प्रकार से धर्म भी एक नैतिकता का स्रोत है। धर्म से बहुत सारी अच्छी चीजें अपन सीखते हैं, और इससे अपन क्या बनते हैं, नैतिक बनते हैं। और यदि अपना समाज नैतिक नहीं है तो हमारा समाज ज्यादा दिन तक अस्तित्व में नहीं रह पाएगा। मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान की स्थिति क्या है अभी, क्योंकि वहां के समाज में नैतिकता के नाम का ने भी नहीं है वहां पर। तो इस वजह से वहां इतनी ज्यादा अशांति है जिसकी कोई हद नहीं। पाकिस्तान के अंदर कहाँ है नैतिकता, पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर ऐसी स्थिति है कि भाई का आदमी शाम को सब्जी लेने जाता है तो लुगाई आटा भी नहीं लगाती है, पत्नी या तो आटा लगा के रखती, रोटी नहीं बनाती, आटा लगा के रख देती है, रोटी इसलिए नहीं बनाती क्या पता वापस आए कि नहीं आए। ये कंडीशन है, इतनी अनसर्टेनिटी है वहां पर। ठीक है ना। अब अपन बात करें धर्म के अलावा और आपके क्या है, अंतरात्मा, वॉइस ऑफ कॉन्शस, अंतरात्मा, दिल की आवाज, मन की आवाज। आप कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते हो, क्योंकि आपका मन, आपका दिल ये करने की आपको अनुमति नहीं देता। और सबसे बड़ा नैतिकता का स्रोत कौन है, ये अपना दिल। समझ रहे हो ना। तो ये है आपके नैतिकता के स्रोत। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नैतिकता के स्रोत कौन कौन से हैं, तो क्या क्या बताओगे, परिवार है, शिक्षा है, धर्म है, अंतरात्मा। ये सब क्या है, ये नैतिकता के स्रोत है। यहां से अपने को नैतिकता सीखने को मिलती। अब अपन बात करेंगे जो आपका भारतीय नैतिक दर्शन जो है ना,
भारतीय नैतिक दर्शन के अच्छे तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो भारतीय दर्शन के अच्छे कारक, भाई अपन भारत के अंदर नैतिक बनते हैं, या भारतीय दर्शन जो है ना, भारत के अंदर जो नैतिकता है, इसमें अच्छी अच्छी चीजें क्या है भारत के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर, हमारे धर्म के अंदर, हमारे रीति रिवाजों के अंदर क्या क्या अच्छी बातें हैं, आप बताओ। देखिए भाई, ये तो बहुत सामान्य सा प्रश्न है। जैसे सबसे अच्छी बात है बड़ों का सम्मान करना, और बताओ ये नैतिकता है कि नहीं है, है ना। और अगर अपन बड़ों का सम्मान नहीं करके उनका अपमान करते हैं तो ये अनैतिक है कि नहीं है, अनएथिकल है कि नहीं है। तो भाई हमारे समाज का अच्छा कारक क्या है, भारतीय समाज का अच्छा कारक क्या है, भारतीय समाज के अच्छे कारक, दर्शन की जगह पर भले समाज शब्द लिख लो तो और अच्छा रहेगा कि भारतीय दर्शन या भारतीय समाज के अच्छे कारक में एक तो हमें क्या करना करते हैं, अपन बड़ों का सम्मान करते। दूसरा भारतीय समाज प्रकृति पूजा करता है कि नहीं करता है, बोलो भाई। प्रकृति पूजा करते हैं ना अपन, प्रकृति का मानवीकरण करते हैं कि नहीं करते। प्रकृति के अंदर जितने भी वस्तुएं हैं उन सभी को अपन देवतुल्य और देवी तुल्य मानते हैं। पर्वत को भी अपन ईश्वर मानते हैं। अपन पत्थर की पूजा करते हैं ताकि उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाए। हम पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। हम कुछ पौधों के अंदर कहते हैं कि इसमें देवी का वास है, किसी में देवताओं का वास है। हर लोग डरते नहीं है काटने से, काटते ज्यादा है तो फिर कहते हैं कि भूत और भूतनियाँ रहती है, तब जाकर के लोगों को डराते हैं ताकि पेड़ों को नहीं काट सके। जैसे आपको पता है पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, गांवों के अंदर होते हैं ना पीपल बरगद, और अपनी मान्यता होती है कि नहीं होती कि पीपल के पेड़ के अंदर कौन रहते हैं, भूत रहते हैं, भूतनियाँ रहती रहते कि नहीं रहते। ऐसा इसलिए कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हमारे लोगों को डराना पड़ता है। क्यों डराना पड़ता है, काट लेंगे। और पीपल ऐसा पौधा है जो 24 आवर्स क्या जनरेट करता है, ऑक्सीजन जनरेट करता है। अगर अपने जो साधु संत थे, ऋषि मुनि थे, अगर वो कहते कि पीपल बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन देता है और इसको नहीं जलाना चाहिए, सबसे पहले अपन उसी को जलाते, उसी को चूल्हे में रखते कि नहीं रखते। और महिलाएं तो महिलाओं का तो फिर वो फेवरेट होता लकड़ी, क्योंकि भाई कांटे भी नहीं है तो जलाने में और आसानी होती, सहूलियत होती। इसलिए हमारे हिंदू ग्रंथों के अंदर देवी देवताओं ने सब चीज़ों को किससे जोड़ दिया, ईश्वर से। जैसे अपन ने गंगा को माता गंगा हम कहते हैं कि नहीं कहते, हम नदी को देवी के समान मानते हैं कि नहीं मानते, मानते हैं ना, ताकि भाई शुद्धता रह सके, स्वच्छता रह सकते। प्रकृति के अंदर जितने भी जीव है, हर जीव को किसी न किसी देवता से हमने जोड़ा है, जोड़ा है कि नहीं जोड़ा। जैसे सांप को भगवान शिव से जोड़ा, नंदी को भगवान शिव से जोड़ा, चूहे को भगवान गणेश से जोड़ दिया, उल्लू को माता लक्ष्मी से जोड़ दिया, जोड़ा कि नहीं जोड़ा अपन ने। तो इस प्रकार से जो है, अच्छा मोर को किससे जोड़ दिया, और हंस को किससे जोड़ दिया, हंस को सरस्वती से जोड़ दिया, वेल डन। तो इस प्रकार से अपन ने पशुओं को जोड़ दिया ना। पाडे को किससे जोड़ दिया, पाडा जानते हो, पाडा, भैंसा, भैंसा नहीं जानते हो। अच्छा, आप सब बाड़मेर के ही हो या आप में से कोई जैसलमेर का भी है, आप जैसलमेर के हो। जैसलमेर में कहां से हो, थोड़ा जोर से बोलो ना यार। अच्छा, आप फतेहगढ़, अच्छा अच्छा अच्छा। कितनी डिस्टेंस कितनी है जैसलमेर की यहाँ से, अच्छा 200 का, तब तो दूर तो है। जैसलमेर अपने आप में हरियाणा और केरल जितना बड़ा है। जैसलमेर पूरा तो आपने भी नहीं घूम रखा होगा, घूम लिया, क्या बात है। चलो भाई, तो हम तो मेवाड़ वाले हैं, हम तो ऐसे मतलब सोचते थे ओ जैसलमेर ऐसा होगा, बाड़मेर ऐसा होगा, मतलब हमें तो ऐसा हमने सुन रखा था कि बाड़मेर जाओगे ना इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है कि भूतों के माथे फाट जाते हैं, तो आप क्या चीज़ हो। तो मैं तो आने से डर रहा था कहीं इतनी भयंकर गर्मी तो नहीं पड़ रही हो। लेकिन जो गर्मी उदयपुर में है, जो गर्मी भीलवाड़ा में है, जो गर्मी जयपुर में है, वो क्यों हुई है यहाँ पर भी थोड़ी ज़्यादा अब बढ़ेगी, है ना, थोड़ी बढ़ेगी ना, अब आएगी, आती है तब जोरदार आती है क्या। चलो हाँ भाई, और अपन बताओ, और अपन क्या मानते हैं, वसुदेव कुटुंबकम। बताओ ये भारतीय समाज की, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक बहुत ही अच्छा वाक्य है कि नहीं है। भारतीय नीति शास्त्र के अंदर हम किस ध्येय वाक्य को लेकर चलते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, मतलब ये संपूर्ण संसार अपना क्या है, परिवार, ठीक है ना। और बताओ देखिए भाई, और भारतीय सभ्यता के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर बताओ, बोलो बोलो बोलो, ऐसे थोड़ा आप भी, क्योंकि माइंड लगाओगे ना तब जाकर के मजा आएगा। और बताओ देखिए, अच्छा
अतिथि देवो भवे, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अतिथि देवो भवे, ये भी हमारी जो परंपरा है कि नहीं है। एक मुझे बताओ भाई, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति तथा भारतीय समाज का एक मूलभूत लक्षण है कि नहीं है, ठीक है ना। अहिंसा परमो धर्म, ये सब हमारे समाज की क्या है, अच्छी चीजें, हमारे समाज की क्या है, अच्छी चीजें। अपन बड़ों का सम्मान करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा लेकर चलते हैं, अतिथि देवो भव की अवधारणा लेकर चलते हैं, और अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा जो है सबसे अच्छा धर्म अपन मानते हैं। तो ये हमारे समाज के क्या है, अच्छे कारक है, ठीक है ना। तो एक बार इतना सा लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, है ना। वैसे एथिक्स केवल नाम ही ऐसा सुनने में लगता है कि बहुत ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट होगा, बाकी बहुत कॉमन सब्जेक्ट है, बहुत कॉमन। लिख लिया सबने। अब देखो भाई, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है ना। गुड फैक्टर होते हैं तो बैड फैक्टर भी होते हैं। तो अपने समाज के अंदर कुछ बुरे कारक भी है। हेडिंग लगाओ भाई अब, बुरे कारक, गुड बैड फैक्टर्स, बुरे कारक, है ना। भारतीय समाज के क्या देखेंगे अब अपन, बुरे कारक, बैड फैक्टर्स देखेंगे अपन अब भारतीय समाज के। अब अपन बात करेंगे भारतीय समाज के जो बैड फैक्टर्स के अंदर अपन एक तो क्या देखेंगे भाई, जातिवाद। हमारे समाज के अंदर ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं है, कास्टिज्म है कि नहीं है। जातिवाद हमारे भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या, और आने वाले समय में इस समस्या से इस देश को जूझना पड़ेगा। इसलिए हम शिक्षित हैं तो हमें जातिवाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भारत के अंदर जब जब चुनाव आते हैं तब तब ये जातिवाद का चरम रूप अपने को देखने को मिलता। अभी जैसे चुनाव आ रहा, अभी आपको वापस से जातिवाद देखने को मिलेगा। इसीलिए तो कहते हैं इन इंडिया पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट, रादर दे वोट टू देयर कास्ट। इन इंडिया पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट, रादर दे वोट टू देयर कास्ट। भारत के अंदर लोग जो है ना, वो वोट देने के लिए वोट नहीं देते, वो वोट देते अपनी जाति के लिए। इसके लिए वोट देते, जाति के लिए। मतलब अपन कह सकते हैं कभी का राजनीति का क्या हो चुका है, जातिकरण हो चुका है। तो हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर ये एक भस्मासुर का रूप लेता जा रहा है, और ये भस्मासुर सबको भस्म कर देगा। इसलिए हम सभी को जातिवाद जो है इससे दूर हटना चाहिए, ठीक है ना। एक और आपके समस्या है, जातिवाद के बाद अपन बात करें तो भाई भतीजावाद, ये नेपोटिज्म है ना। भाई भतीजावाद जो है ना, ये अपने समस्या बहुत ज्यादा है। ये मेरा चाचा है, ये मेरा पोता है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी शिष्य है, ये मेरा ब्रो है। ऐसे अपन अगर प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, जैसे आप आरएस अधिकारी बन जाते हो या आईएएस अधिकारी बन जाते हो, तो आरएस अधिकारी भी होते हैं, आईएएस अधिकारी भी होते हैं ना, वो भी इस मेंटलिटी के, इस नेपोटिज्म के शिकार है।
इस नेपोटिज्म के अंदर, इस भाई भतीजावाद के अंदर अपन क्या चाहते हैं, जैसे कोई भी टेंडर छूट रहा है तो अपन टेंडर किसको दे, अपने घर वाले को, अपने परिवार वाले को दे। हम खुद का भला चाहते हैं, खुद का विकास चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास जैसा जो मूल मंत्र है उससे अपन हट जाते हैं। तो ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। हमें भाई भतीजावाद नहीं करना चाहिए, हमें योग्यता आधारित जो है प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करना, मेरिट बेस्ड जो है वो सिलेक्शन होना चाहिए। अभी भी आपने देखा है, अभी कुछ सालों के अंदर चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे रीट वाली भर्ती हो, बहुत सारी भर्तियों के अंदर जो है आपको, नाम तो नहीं लूंगा, कोई स्टूडेंट भी होंगे वहाँ का, उस स्थान का करिश्मा देखने को मिला। एक ही गांव से 100 थानेदार बन गए, बने कि नहीं बने, है ना? तो ये गलत है कि नहीं है? ये गलत है ना? तो बस यही तो है। और बताओ, देखिए भाई, और आपको भारतीय समाज के अंदर बुरे कारक क्या दिखते हैं? तो हाँ जी, व्यक्ति की वजह समाज को अधिक महत्व, ये तो अच्छी बात है। देखो मेरी बात सुनो, अपन बात करें जैसे एक व्यक्ति एक समाज है ना, और व्यक्ति से क्या मिलकर बनता है, समाज। और हमारे दर्शन के अनुसार जो है ना, हमारे दर्शन के अंदर व्यक्ति, समाज जो है ना, उसी का भाग क्या है, व्यक्ति, है ना। अपन कहते हैं कि अगर व्यक्ति अच्छा करेगा और समाज का सोचेगा, इसका मतलब वो खुद का भी सोच रहा है, क्योंकि व्यक्ति किसका अंग है, समाज का अंग है। जैसे समाज को क्या मान लो, एक शरीर मान लो, और व्यक्ति को मान लो एक हाथ, ठीक है ना। हम इस हाथ के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो शरीर के लिए भी तो अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना। मान लो आपका पेट है व्यक्ति और शरीर है समाज, तो हम पेट के लिए खा रहे हैं तो पूरे शरीर को फायदा होगा कि नहीं होगा, तो वो तो अपने अच्छा कारक ही है, उसको तो अपन बुरा नहीं मान सकते। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जते। आप जाति के बारे में, समाज के बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए, लेकिन एक्सेसिव मत सोचिए। ऐसा भी नहीं हो जाए कि आप अतिवादी हो जाओ, अतिवादी कभी नहीं बनना, एक्सट्रीमिस्ट कभी नहीं बनना, आपको वो मॉडरेट बन करके चलना है, मीडियम बन करके चलना है, ठीक है ना। फिर अपन बात करें और अपने समाज के बुरे कारक क्या है भाई, तो हमारे समाज का जो सबसे बड़ा जो बुरा कारक है ना, वो एक है आपके भ्रूण हत्या। क्या है भाई, भ्रूण हत्या। एक है आपके दहेज प्रथा। क्या है आपके, दहेज प्रथा। एक आपके बाल विवाह। एक आपके बाल मजदूरी। एक आपके अंधविश्वास। ये सभी आपके समाज के अंदर जो है ना, ये बुरे कारक है कि नहीं है। भ्रूण हत्या होती है अपने, है ना। भ्रूण हत्या जानते हो ना। भ्रूण हत्या के अंदर क्या होता था, अब तो पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। बाकी पहले होता क्या था कि भाई अपने समाज के अंदर दहेज प्रथा थी। क्या थी भाई, आपके दहेज प्रथा। ये दहेज प्रथा अब तो फिर भी हम कहते हैं कम हुई, लेकिन वास्तव में ये अभी भी कम नहीं हुई। अभी भी दहेज प्रथा का विभत्स रूप अपने को देखने को मिलता है। लिख लिया दिखे तो दहेज प्रथा अपने समाज के अंदर जो है ना, बड़ा भयंकर विकराल रूप धारण कर चुकी थी। और कुछ ऐसी जातियां थी, उनमें तो लड़के वालों को मुंह मांगा दहेज देना पड़ता था। अब किसी के घर पर बेटी होती तो बेटी के बाप को यही चिंता रहती कि मैं दहेज कैसे दूंगा। बेटी की शादी करने के लिए अपनी जमी जायदाद बेचनी पड़ती थी। क्या बेच देता था, अपनी जगह जमीन बेच देता था। अब गरीबी की वजह से जो है फिर उसका पूरा जीवन जो है दुखों में कटता था। अब कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता था कि मैं बेटी का बाप बनूं, इसलिए वो क्या करता था, जैसे उस जमाने के अंदर तो इतनी हॉस्पिटलिटी नहीं थी, तो जैसे ही लड़की का जन्म होता, हर जन्म के तुरंत बाद मार दिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस की, वैसे वैसे अब हम पता लगा सकते हैं 3 महीने बाद कि भाई गर्भ के अंदर क्या पल रहा। तो ऐसे पता लगाने लग गए, और अगर गर्भस्थ शिशु लड़की थी तो फिर क्या कर दी, उसकी हत्या कर दी गई। उसको क्या बोलते हैं, भ्रूण हत्या। ये दहेज प्रथा की वजह से इस प्रकार की समस्या आई अपने समाज के अंदर, ठीक है ना। बाल विवाह मध्यकाल के अंदर, पहले अपने भारत के अंदर कभी बाल विवाह नहीं हुआ करते थे, लेकिन मध्यकाल के अंदर बाहरी आक्रांता आए थे, जो अरब आक्रांता थे, सिंध के आक्रांता थे, मुस्लिम आक्रांता थे, मुगल थे, तुर्क थे, अफगान थे। ये आक्रांता आते और न केवल हमारे राजा महाराजाओं को हराना इनका मकसद होता था, इनका उद्देश्य केवल राज्य का विस्तार करना नहीं होता था, केवल धन लूटना नहीं होता था, केवल हमारे धर्म और संस्कृति को नष्ट करना नहीं होता था, अपितु ये हमारी माताओं, बहनों और बेटियों के सील और सतीत्व को भी भंग किया करते थे। तो अब समाज के अंदर ये समस्या आ गई कि भाई अब इन बेटियों की रक्षा कैसे करें। पिता के सबसे बड़ी चुनौती, पिता का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व क्या होती है, बेटी।
क्या होती है? बेटी। तो फिर पिता क्या करने लग गए, छोटी सी बेटी का ही ब्याह कर लेते और जिम्मेदारी से क्या हो जाते, उन्मुक्त हो जाते। इसलिए ये बाल विवाह प्रचलन के अंदर आया, ठीक है ना। और फिर अपन बात करें बाल मजदूरी, आज भी समाज के अंदर बाल मजदूरी है कि नहीं है ना? बाल मजदूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत इसको प्रतिबंधित करता है ना। आपका फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, राइट टू एजुकेशन? आर्टिकल 21 गिव्स यू राइट टू एजुकेशन आपके पास। अच्छा, आर्टिकल 23 देता है राइट टू एजुकेशन। मैं राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा हूं। 23, 24 तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, उससे आगे बढ़ गए अभी अपन। तो आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है 23-24 के अंदर, और 21 के अंदर आपको किसका अधिकार है? पढ़ने का, जीवन का, है ना। तो आपको जो है ना पढ़ने का अधिकार देता है, लेकिन फिर भी समाज के अंदर जो है ना ये बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है। और अंधविश्वास, अब आप इंटरव्यू के अंदर जाओगे, मैंने कहा ना आपके आरएस के अंदर जो है ना ये एथिक्स इंटरव्यू के अंदर सबसे बड़ी हेल्प करेगी आपकी। जैसे जैसे आप एथिक्स पढ़ोगे ना, आप अभी इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू देखते हो, इतने भयंकर प्रश्न देखते हो, और वहाँ पर इंटरव्यूअर के मतलब वहाँ पर जो इंटरव्यू देने वाला जो लड़का होता है या लड़की होती है, वो सारे के सारे जवाब बड़ी आसानी से दे देता है। वो इसलिए दे देता है क्योंकि उसने एथिक्स को अच्छे से पढ़ा है। तो इसलिए आरएस के अंदर इंटरव्यू में अगर आप मैक्सिमम मार्क्स चाहते हो ना, आपको ये एथिक्स याद रखनी पड़ेगी। आपसे पूछेंगे कि भारतीय समाज की 2 सबसे बड़ी समस्या बताओ, तो इनमें से आपको जो भी 2 सबसे बड़ी समस्या आपके अकॉर्डिंग लगती है वो बता दो। भारतीय समाज की 2 अच्छी विशेषता बताओ, ऐसे पूछेंगे, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो एक बार फिर पूछ लेंगे कभी नैतिकता के स्रोत कौन कौन से हैं, बताओ। देखिए नैतिकता के स्रोत कौन कौन से हैं? परिवार हो गया, शिक्षा हो गई, हाँ जी, अंतरात्मा हो गई। और फिर आपसे पूछ ले कि भारतीय समाज के अच्छे कारक कौन कौन से हैं? हाँ, ठीक है ना। भारतीय समाज या भारतीय नीति शास्त्र के बुरे कारक कौन कौन से हैं? चलो लिख लो एक बार ये, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। भाई साहब बातें बातें बढ़िया चल रही थी क्या आप दोनों के? आरएस की तैयारी कर रहे हो भाई साहब? बी सीरियस, थोड़े अटेंटिव रहो। हमें देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो भी काम करो ना मन से करो यार, जीवन जियो शुद्धि से, काम करो बुद्धि से। दुनिया को धोखा दे देना, लेकिन कभी खुद को धोखा मत देना। ये खुद से धोखा है। अगर आप क्लास के अंदर भी इस प्रकार से बातें बातें कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर तो खुद से धोखा कर रहे हो आप। आई थिंक संसार में इससे बड़ा धोखा और कुछ भी नहीं हो सकता। बाड़मेर का तो ठप्पा लगता है पढ़ने का। हमारे मेवाड़ के अंदर अभी राजस्थान के किसी जिले की सर्वाधिक तारीफ होती है तो वो है आपका बाड़मेर। जयपुर के अंदर भी सबसे अधिक किसी जिले की, सबसे अधिक कहीं के स्टूडेंट्स की तारीफ होती है तो वो है बाड़मेर और जैसलमेर। जब ऐसा मानते हैं कि बाड़मेर के स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ, हैं? ये क्या हो गया? हे प्रभु, हे जगन्नाथ। हाँ जी, चलो भाई, अब अपन बात करेंगे भाई, अपन इस नीति शास्त्र के अंदर जो है ना, नीति शास्त्र के अंदर किसको शामिल नहीं करते। हम नीति शास्त्र के अंदर किसका अध्ययन नहीं करते, किन किन लोगों को या क्या क्या गतिविधियां हैं जिनको एथिक्स से बाहर रखा जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका नीति शास्त्र में मूल्यांकन नहीं किया जाता है, इसको थोड़ा सा समझना, ठीक है ना। यहां से प्रश्न एग्जाम के अंदर आता है, निम्नलिखित का नीति शास्त्र में मूल्यांकन नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। अब अपन बात करेंगे कि नीति शास्त्र का मूल्यांकन जो है किन किन चीजों का नहीं किया जाता है। तो ध्यान से सुनना भाई। एक तो
नीति शास्त्र में किसको शामिल नहीं किया जाता? प्रश्न दोनों तरीके से बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस किस को जो है नीति शास्त्र में शामिल नहीं किया जाता, या किस किस का नीति शास्त्र के अंतर्गत मूल्यांकन नहीं किया जाता। एक तो अपन बात करेंगे मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति का। मानसिक रूप से विक्षिप्त जो व्यक्ति होता है ना, उसका नीति शास्त्र में मूल्यांकन नहीं किया जाता है। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति का मतलब क्या होता है? बताओ देखिए भाई, किसको बोलेंगे अपन मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति? पागल को। एथिक्स नीति शास्त्र का मूल्यांकन, एथिक्स जो है इस पागल का मूल्यांकन नहीं करता है। अगर जैसे आप समझदार हो, आप कुछ भी अपराध करते हो तो आपके नैतिकता के तहत वो क्या है? गलत है। लेकिन आप अगर पागल हो, कोई भी व्यक्ति पागल है और वो किसी के ऊपर पत्थर फेंकता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि वो जानबूझकर नहीं कर रहा, डेलिबरेटली नहीं कर रहा, अनविलिंगली हो रहा है, क्योंकि उसका दिमाग उसके काबू में नहीं है। तो नीति शास्त्र किसके कार्यों का मूल्यांकन नहीं करता है? एक पागल व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन नहीं करता। और किसके कार्यों का मूल्यांकन नहीं करता है? तो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे, देखो भाई, एक बच्चा छोटा सा होता है, छोटा सा बच्चा किसी के भी ऊपर पत्थर फेंक देता है, किसी के नाखून चुबो देता है, आलपिन या सुई चुबो देता है, किसी के ऊपर किसी की भी वो चिमटे की मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो बच्चा क्या होता है? अनभिज्ञ होता है, अनजान होता है, वो क्या होता है? मासूम होता है। मासूम होता है कि नहीं होता? उसे इन चीज़ों का पता नहीं होता। जबकि नीति शास्त्र के अनुसार 7 वर्ष आपकी एज हो गई, 7 साल के बाद यदि आप कुछ भी गलत कार्य करते हो तो आपको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए अभी आप जो भी कर्म कर रहे हो, आपके सारे कर्मों की गिनती कौन कर रहा है? चित्रगुप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा? सब कुछ लिख रहा है, नोट्स बना रहा है वो ऊपर, ठीक है ना। और फिर जैसे ही आप जाओगे, हाँ तो ना ये किया वो किया, है ना। ये पाश्चात्य नीति शास्त्र बताता है 7 साल। अपने भारत के अंदर थोड़ा रिजर्वेशन है कि नहीं है? आपको 5 साल का क्या देती है भारतीय नीति शास्त्र? रिलैक्सेशन देती है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें ना, तो 12 साल का बच्चा होता है ना, उसको अपन क्या मानते हैं? निर्बोध मानते, अबोध मानते। क्या मानते हैं उसको अपन? अबोध मानते। तो 12 साल तक की एज का बच्चा अगर कुछ भी गलत कर देता है तो भी उसको गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस उम्र तक उसको किसी भी चीज का, किसी भी काम करने का होश नहीं रहता, समझ नहीं होती, ठीक है ना। ऐसा इसलिए हुआ कि भाई, एक बार की बात आपने महाभारत देखी होगी। महाभारत के अंदर आपने देखा होगा, एक कोई मांडव्य ऋषि थे। कौन थे? मांडव्य ऋषि थे। मांडव्य ऋषि एक बार तपस्या कर रहे थे और कुछ राक्षस थे, सॉरी चोर थे, राक्षस नहीं चोर थे, चोर थे। कहीं चोरी की उन्होंने किसी राज्य के अंदर, और वो चोरी करके सामान लेकर के भाग रहे थे, और उनके पीछे उस राज्य की सेना लग गई थी। सेना उनका पीछा कर रही थी। तो कहते हैं कि वो ऋषि के पास आए, ऋषि को आकर के कहा, आप हमें शरण दीजिए। ठीक है, ऋषि को क्या कहा? आप हमें शरण दीजिए, और शरण ना दे तो कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं, कुछ चीजें हैं, हम वापस कुछ दिनों बाद आ जाएंगे, आप हमें आपके आश्रम में हमारी वस्तुएं रखने का जो है ना वो अनुमति प्रदान कर दीजिए। ऋषि ने कुछ भी अदरवाइज नहीं ली, बात को कुछ भी नहीं सोचा। ऋषि ने कहा, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, प्लीज रख दीजिए अपनी चीजों को। ऋषि के आश्रम के अंदर जो है वो रख के चले गए। इतने में वो सैनिक आए। सैनिक ने वापस ऋषि से पूछा, आपने चोरों को देखा? ऋषि ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा चोरों को। कहा कि यार चोर इधर से ही गए, चोर यहीं कहीं पर है, हो सकता है कि आपके आसपास ही हो, आपके आश्रम में ही हो, शायद आपने छुपा दिया हो उनको। साधु ने कहा, मेरे क्या काम है चोरों को, मैं क्यों छुपाऊंगा? कहा चेक कर ले। कहा हाँ चेक कर लो, देख लो। अब चेकिंग की, उस आश्रम के अंदर से क्या मिल गया? बहुत सारा पैसा, बहुत सारा लूट का धन मिल गया। उस ऋषि के पास, उस फकीर के पास इतने पैसे हो, संत के पास। तो फिर सैनिकों को लग गया कि इसका मतलब तू ही है, चोरों का लीडर तो तू ही है, तू ही करवा रहा चोरी। उसने कहा मैंने नहीं करवाई। कहा ये धन कहाँ से आया बता। अब ऋषि निरुत्तर हो गया। ऋषि के पास धन था। अब उसको कोर्ट में ले गए, राजा के पास सुनवाई हुई, और सुनवाई के अंदर उस ऋषि को दोषी माना गया, और ऋषि के अपराध की सजा जो है ना वो ज्यादा होती है। एक शूद्र अपराध करता है। महाभारत के अंदर पूछा गया है ना, जब युधिष्ठिर से, कि भाई मान लो एक शूद्र है, एक वैश्य है, और एक शूद्र है, एक क्षत्रिय है, और एक ब्राह्मण है, या एक कोई भी है, इन तीनों ने एक जैसा अपराध किया, तो तुम सबसे अधिक सजा किसको दोगे और सबसे कम सजा किसको दोगे? तो युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे कम सजा दूंगा शूद्र को।
क्योंकि वो अज्ञानी है, क्योंकि वो अनजान है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, ना समझ है। और सबसे अधिक मैं सजा किसको दूंगा? ब्राह्मण को, क्योंकि उसे सब कुछ पता है, पता होने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है? अपराध। आपको सब कुछ पता है कि आप नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप नहीं पढ़ोगे इससे आपका फ्यूचर जो है डिस्ट्रॉय होगा, इससे ना केवल आपका फ्यूचर बिगड़ेगा अभी तो आपके और आपके पूरे परिवार का फ्यूचर जो है वो भी खराब हो जाएगा। इसके बावजूद भी आप अगर मोबाइल फोन चलाते हो, इसके बावजूद भी अगर आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हो तो आपका अपराध अक्षम्य अपराध है, आपका अपराध बड़ा अपराध है। कहते हैं कि ऋषि जी ने बड़ा अपराध कर दिया और फिर राजा उनको सजा देता है सूली। किसकी सजा देता है? सूली। सूली के ऊपर उस ऋषि को, मांडवी ऋषि को बिठा दिया जाता है। मांडवी ऋषि को सूली के ऊपर बिठा करके सैनिक वापस चले गए गांव के बीच चौराहे पर। शाम हो गई, तब तक कुछ नहीं हुआ, अगले दिन तक कुछ नहीं हुआ। लोग ये देख करके दंग रह गए कि जिस व्यक्ति को सूली पर चढ़ाकर रखा है उस व्यक्ति के आसपास एक अलग ही तेज है, उसके मस्तिष्क के पीछे एक अलग ही आभा बनी हुई है और सूली उसके शरीर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुई। ये बात राजा के पास गई, राजा हक्के बक्के रह गए, भौचक्का रह गए, यार ये हो क्या रहा? बस सूली जिसके आर पार हो जाती, इतनी तीखी होती, इतनी पेनी होती, इतनी शार्प होती है, इस आदमी का कुछ बिगड़े ही नहीं, इसका मतलब कुछ न कुछ तो है। राजा उसके पास गए, राजा ने सॉरी बोली और राजा ने कहा कि यार मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े दिव्य पुरुष हो, इतने बड़े ऋषि हो, अपराध हो गया मुझसे, अब मुझे समझ में आ गया कि आपसे तो ये अपराध नहीं हुआ होगा, मुझसे गलती होगी, कृपया मुझे साप मत देना, मुझे माफ कर देना। उस मांडवी ऋषि ने कहा आपकी कोई गलती नहीं है, अपराध आपका नहीं है, लेकिन अपराध मेरा भी नहीं है। मैं तो केवल और केवल यमराज के पास जाऊंगा और धर्मराज के पास जाकर के धर्मराज से यह पूछूंगा कि आपने मुझे किस बात की सजा दी। फिर वो धर्मराज के पास जाते हैं मांडव्य ऋषि और जाकर के पूछते हैं कि मैंने इस जन्म के अंदर, इस जीवन के अंदर कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे इस प्रकार से सूली हुई, मुझे किन कर्मों की ये सजा हुई? तो कहा उन्होंने कि ये तुम्हारे बचपन के अपराध है। जब तुम छोटे से थे, अपनी मम्मी के साथ बागान में जाते थे, तुम्हारे हाथ में तुम कांटा लेते और बागान के अंदर जो तितलियां होती उन तितलियों को पकड़ करके तुम उनके कांटे चुभोते। फिर मांडवी ऋषि को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि उस समय मैं बालक था, टाबर था, टाबर, और उस समय मैंने जानबूझ करके तो अपराध नहीं किया। और फिर उसको कहा कि मैं तुझे साप देता हूं और आज के बाद ध्यान रखना, 12 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कुछ भी अपराध करता है तो उनको अपराधों की श्रेणी में मत रखना और इस चित्रगुप्त को बोल देना कि नोट्स इनके नहीं बनाए। 12 के बाद अगर कुछ भी अपराध करता है तो फिर लिखना, ठीक है ना? तो आपके 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी जो है आपके नीति शास्त्र जो है मूल्यांकन में शामिल नहीं करता है। और अपन बात करें पशुओं के कार्य, जो ढंडा ढोर होते हैं ना, पशुओं के कार्य भी आपके नीति शास्त्र के अंदर शामिल नहीं होते। अगर भैंस ने आपको मार दिया, इसमें भैंस की गलती नहीं है, आपकी गलती है। मुंडा के कहां किया भाई? जिम्बा गया कि भैंस का मुंडे, आप भैंस का सामने, ठीक है ना? तो इसके अंदर पशुओं की गलती नहीं मानी जाएगी, पशु को अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि पशु का स्वभाव ही क्या होता है? पशु स्वभावते ही हिंसक होता है, ठीक है ना? तो वायलेंस इज हिज नेचर, ठीक है ना? इसलिए ये ध्यान रखना। और अपन बात करें अनैच्छिक कार्य। अनैच्छिक कार्य जैसे भाई अपन बात करें, हम सब यहां पर क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है? अगर किसी का एकदम से जी घबराता है, हर किसी को उल्टी हो जाती है, बस में करते हैं कि नहीं करते उल्टियां? बहुत बार तो अपने को भी नहला देते हैं, है ना? तो अब उसके अंदर उस व्यक्ति की या उस महिला की गलती है क्या? नहीं है, वो अनैच्छिक कार्य है, उसको हम गलत नहीं मानेंगे, उसको हम अपराध नहीं मानेंगे। ये क्या? अनैच्छिक कार्य है। और एक दूसरा है दबाव में किए गए कार्य। क्या है भाई? दबाव में किए गए कार्य, ये नीति शास्त्र के अंदर शामिल नहीं किए जाते। दबाव में किए गए कार्य का मतलब ये है, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं और आप सब एक साथ मुझे घेर लो और मुझे कहो कि सर कह दो कि एथिक्स पूरी हो गई, तो मुझे कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा? है ना? अब मैं कह दूंगा कि एथिक्स पूरी हो गई, इसका मतलब मैंने दबाव में कहा, है ना? तो ये मेरा जो है अपराध नहीं माना जाएगा। अगर हम किसी के भी कनपट्टी पर बंदूक तान देते हैं, ठीक है ना, और उससे कहते हैं कि तू अपनी पत्नी के या भी अपने भाई के या अपने टीचर के या किसी के भी थप्पड़ मार,
उसको मजबूरन इस प्रकार का काम करना पड़ता है, तो क्या वो अपराधी है? नहीं है। ठीक है ना? तो इन सभी का नीति शास्त्र के अंदर अपन मूल्यांकन नहीं करते। तो दबाव में किए गए कार्य नीति शास्त्र के अंदर मूल्यांकन योग्य नहीं होते। ठीक है भाई, तो एक बार ये लिख लो, फिर अपन बढ़ेंगे आगे। अरे सब्जेक्ट समझ में तो आ रहा है ना? क्या कह रहे हो? आ गई है? आपके बाड़मेर की तरफ छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, टाबर होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? पुंगड़ा पुंगड़ी बोलते हैं क्या? छोरा छोरी क्या बोलते? टाबर ही बोलते हैं। अरे यार, ये जूना जूना गांव है क्या? खारी खाबर जूना, ये जूना गांव कहां पर है? तब तो इसका मतलब किताबों वाले फेंकते हैं, तो फिर हम और फेंकते हैं। हम तो उधर बोलते हैं कभी के बाड़मेर के अंदर जो है छोटे छोटे लड़के लड़कियां होते हैं, उनको पुंगड़ा पुंगली बोलते हैं, है ना? आज आकर के यहाँ पता चला कि नहीं बोलते। हमारे मेवाड़ के अंदर बोलते हैं छोरा छोरी, या फिर टाबर और टाबरी, या फिर कुका और कुकी। मेनली हमारे क्या चलता है? कुका और कुकी। हर लड़का तो होता है कुका और हर लड़की होती है कुकी। अच्छा अच्छा अच्छा। मेवाड़ के अंदर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर बागोर सभ्यता का नाम सुना होगा हिस्ट्री के अंदर। हाँ, बागोर सभ्यता का नाम सुना? बस उसी बागोर सभ्यता से हम संबंधित है। भारत में पशुपालन के क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमारे बागोर से मिले। लिख लिया सभी ने? ये सीधे सीधे प्रश्न आएंगे, ठीक है ना? ये देख लो, पांचों चीजें याद रखना। इन पांचों को नीति शास्त्र में शामिल नहीं करते, इनके कामों का मूल्यांकन नहीं करते। अगर ये गलत करते हैं तो भी वो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़े अब अपन बात करेंगे नीति शास्त्र की पूर्व मान्यता। हेडिंग लगाओ, नीति शास्त्र की पूर्व मान्यता। नीति शास्त्र की पूर्व मान्यता। नीति शास्त्र की क्या देखेंगे अपन? पूर्व मान्यता देखेंगे। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना भाई, नीति शास्त्र की पूर्व मान्यता क्या होनी चाहिए? ठीक है ना? नीति शास्त्र की पूर्व मान्यता होती है संकल्प स्वातंत्र। क्या होती है? संकल्प स्वातंत्र। अच्छा, संकल्प किसको बोलते हैं? अपनी कोचिंग को? अच्छा, आपके तो IR है, अपने तो IR है ना? तो आप एक बार बोलो ना, एक मिनट पैसा आप बोलना। वाह, पहली बार डापा खाए थे, डापा चूक हो गए थे। बढ़िया लगते हो आप, है ना? संकल्प, है ना? तो संकल्प का मतलब क्या होता है? किसी भी इच्छा को पूरा करने का दृढ़ संकल्प, दृढ़ इरादा, है ना? किसी भी इच्छा को पूरी करने का इरादा क्या कहलाता है? संकल्प। जैसे आपकी इच्छा है कभी के गवर्नमेंट सर्वेंट बनना, ठीक है ना? और इसको पूरा करने का आपके अंदर इरादा है, जज्बा है, जोश है, जुनून है, उसको क्या बोलेंगे? संकल्प। उसको क्या बोलेंगे? संकल्प। और नीति शास्त्र की पूर्व मान्यता है संकल्प स्वातंत्र, मतलब संकल्प की स्वतंत्रता, मतलब निर्णय लेने की स्वतंत्रता। नीति शास्त्र क्या कहता है कि जो व्यक्ति अपने खुद के निर्णय नहीं ले पाता, जो दबाव में काम करता, उसके कार्यों का मूल्यांकन नीति शास्त्र कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। नीति शास्त्र कहता है इसकी पहली शर्त यह है कि भाई के संकल्प स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है ना, तो उसको काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास जो है कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, इसलिए जैसे मैं स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ा रहा हूं और आप खुद अपनी इच्छा से RS की तैयारी करने आए हो,
अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो आपको आपके कार्य के प्रति जिम्मेदार फिर ठहराया जाएगा, क्योंकि आप घर वालों ने धक्का देर बाहर निकाला इसलिए आए थे, या फिर अपनी इच्छा से आए थे? इच्छा से आए ना, है ना? तो भाई यही है आपके नीति शास्त्र भी। नीति शास्त्र के अंदर कहा जाता है कि भाई कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, इसलिए उस व्यक्ति को जो है ना अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यदि अच्छा करेगा तो उसको क्या करेंगे, अपन तारीफ करेंगे, और यदि काम बुरा करेगा तो क्या करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे। तो लिखो, नीति शास्त्र की पूर्व मान्यता में लिखो, है ना, हेडिंग लगा दो, और नीचे वाली लाइन में लिखो, संकल्प स्वातंत्र को नीति शास्त्र की संकल्प स्वातंत्र को नीति शास्त्र की पूर्व मान्यता, नीति शास्त्र की पूर्व मान्यता माना जाता है। नीति शास्त्र की पूर्व मान्यता माना जाता है। फिर आगे लिखो, इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करने के लिए, इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करने के लिए, इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है तथा उसे उसके कार्यों के प्रति उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, तथा उसे अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, तथा उसे उसके कार्यों के प्रति उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, तथा उसे उसके कार्यों के प्रति उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ठीक है भाई। तो व्यक्ति अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। जब व्यक्ति निर्णय खुद अपने हिसाब से लेता है, अगर मैंने निर्णय ले लिया कि भाई मुझे पढ़ना है, आरएस की तैयारी करनी है, ठीक है ना, अगर मेरा आरएस के अंदर सिलेक्शन होता है तो इसके पीछे भी मेरा निर्णय जिम्मेदार है, मुझे उत्तरदायी मानेंगे कि भाई इस व्यक्ति ने, इस लड़के ने या इस लड़की ने उस समय इतना बोल्ड और डेयरिंग डिसीजन लिया, इस वजह से आज ये बना। और यदि मेरा चयन नहीं होता है, अगर मैं बहुत पिछड़ जाता हूं, तो भी लोग मुझे ही कोसेंगे कि भाई इसने गलत डिसीजन लिया। इसलिए हमेशा डिसीजन कैसे लेने, सोच समझ करके लेने। कुछ भी करो पहले सोच समझ करके, ठीक है। अब अपन बात करें तो संकल्प स्वातंत्र जो है ना, इसकी 3 शर्तें होती है। संकल्प स्वातंत्र की जो है ना शर्तें है ना, तो अब अपन बात करें आपके इस संकल्प स्वातंत्र की शर्तें कौन कौन सी है। संकल्प स्वातंत्र की शर्तें, संकल्प स्वातंत्र की शर्तों के अंदर एक तो आपके पास विकल्प होने चाहिए। क्या होने चाहिए? विकल्प होने चाहिए। तो विकल्पों की उपलब्धता होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑप्शंस, है ना। तो आपको क्या जो है उपलब्ध होने चाहिए, ऑप्शंस जो है वो आपको अवेलेबल होने चाहिए। कैसे ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए? जैसे आपके पास अभी ऑप्शन है कि या तो आप अभी ब्याह कर लो, शादी कर लो, घर परिवार बसा लो, टाबर टूबर हो जाएंगे, अच्छे रहोगे। दूसरा आपके पास विकल्प है, आप आरएस की तैयारी कर लो, सिविल सर्वेंट बन जाओगे, आपका डेकोरम होगा, आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, लोग आपको सैल्यूट करेंगे, फिर आपकी बहुत अच्छी शादी होगी, फिर समाज के अंदर आपकी बहुत रिपुटेशन होगी। आपके पास ये दोनों विकल्प है कि नहीं है? आपने कौन सा विकल्प चुना? दूसरा। तो भाई संकल्प स्वातंत्र क्या कहता है कि आदमी के पास विकल्प होना चाहिए। अगर आपके पास विकल्प ही नहीं है कि भाई आपको शादी करनी ही है या आपको पढ़ना ही है, तो फिर आप जो है ना नीति शास्त्र की गिनती में, उसके कार्यों के मूल्यांकन में नहीं आओगे। सबसे पहली शर्त क्या है? किसी भी व्यक्ति को उसके कार्यों के प्रति उत्तरदायी कब ठहराया जाएगा? जैसे आपके पास एक मात्र ऑप्शन है कि भाई खेती करना, फिर आप उन्नति नहीं कर पाते हो, प्रोग्रेस नहीं कर पाते हो, क्योंकि अकाल बहुत पड़ता है,
अपने राजस्थान के बारे में तो कहा जाता है ना, पग पूगड़ धड़ कोटड़े बाहू बाड़मेर जावे लादे जोधपुर ठाओ जैसलमेर, है ना, ठाओ जैसलमेर है, पग पूगड़ धड़ कोटड़ा, कोटड़ा जानते हो बाड़मेर वाला, और बाहू बाड़मेर, अकाल की भुजाएं अपने बाड़मेर के अंदर पसरी हुई है ना। अब हमारा पश्चिमी राजस्थान अकाल से अभिशप्त है, और आपके पास खेती के अलावा, कृषि के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, आपका विकास नहीं होता, तो क्या आप इसके पीछे जिम्मेदार हो? नहीं हो, क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं है। क्या नहीं है आपके पास? हाँ, विकल्प नहीं है। तो भाई फिर दूसरा, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। आपके अंदर जो है ना, जैसे कार्य करने की क्षमता नहीं है, आप बिल्कुल तूतड़े से हो, ऐसे मरियल से हो, फूंक देते ही उड़ जाओ, ऐसे हो, आपका कोई शरीर ही नहीं है। और आपको कह दिया जाए 50 किलो का पत्थर उठा दो, उस भाटे को भाटा उठा दोगे आप? उठा दोगे क्या? नहीं, खुद उठ जाओगे। तो कम से कम आपके अंदर वो पोटेंशियल तो होना चाहिए, वो आपके अंदर कैपेसिटी तो होनी चाहिए, कैलिबर तो होना चाहिए। तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए? कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपके अंदर? कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। जैसे आप पढ़ने के लिए अब सोच चुके हो, विकल्प आपके पास बहुत सारे थे, बहुत सारे विकल्प आपको मिले, लेकिन आपने मार्ग नहीं भटकाया और आपने शिक्षा को चुन लिया, लेकिन आपके आंखें ही काम नहीं कर रही है, या आपका शरीर ही इस प्रकार का मतलब मरीज सा हो चुका है कि आपका शरीर, आपकी हेल्थ पढ़ने के लिए आपका सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो भी आप फिर सफल नहीं हो पाओगे। और फिर आप सफल नहीं हो पाते हो तो फिर आप नैतिक रूप से गलत नहीं हो, आपको अपराधी या जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। इसीलिए तो अपन कंपटीशन एग्जाम देते हैं, जब अपना सिलेक्शन नहीं होता है, पूछते क्या हुआ, तो कहते हैं कि बीमार हो गया था और फिर पढ़ नहीं पाया या पढ़ नहीं पाई, ऐसी ऐसी बात हो गई। फिर अपन क्या करते हैं? इस बीमारी पर ही ढोलते हैं ना सारी, है ना। और अपन बात करें, और क्या होना चाहिए भाई? कार्य का परिणाम। आपको आपके कार्य का परिणाम भी पता होना चाहिए। जैसे आपके पास एक ऑप्शन था कि आप गुजरात चले जाओ और वहां पर जाओ, 2 पैसे कमा के लाओ। दूसरा आपके पास ऑप्शन था राजस्थान के अंदर आप आरएस की तैयारी करो, पंचवर्षीय योजना है, 4 से 5 साल आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर क्या पता कोई ऐसा लाल आ जाए, है ना, जो पेपर उड़ा ले जाए और फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपको असफलता का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको वो झेलने का जज्बा भी होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, है ना। आपको परिणाम का, कार्य का परिणाम क्या होगा उसका पता होना चाहिए, या तो मेरे साथ बहुत अच्छा होगा या मेरे साथ बहुत बुरा होगा। मैं हमेशा कहता हूं जो आरएस की तैयारी करते हैं उनको, आप यही मान करके चला करो कि या तो मैं बहुत अच्छा आरएस अधिकारी बन जाऊंगा, अगर नहीं बनूंगा तो फिर आपने आराम से खेती करूंगा या फिर कोई काम धंधा कर लूंगा, आदर्श बीपीएल का जीवन जीऊंगा, या तो एक बहुत अच्छे सिविल सर्वेंट के रूप में अपना जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करूंगा, या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन। कोई दिक्कत नहीं, चिंता किस बात की। अपने भारत के अंदर 66% पॉपुलेशन एनएफएसए के अंदर आती है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर कितनी 66% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, है ना। अपने राजस्थान के अंदर तो 70+ निकाल दी अपन ने। और मुख्यमंत्री, है ना, अन्नपूर्णा जिसको इंदिरा रसोई योजना कहते हैं, मिल जाएगी रोटी 2 जून की अपने को, जून में भी मिल जाएगी, मार्च में भी मिल जाएगी, अप्रैल में भी मिल जाएगी। इसलिए ये चिंता मत करो, सरकार पेट भर देगी। अभी आप बस ये सोचो कि मुझे क्या करना है, मुझे मेहनत करनी है, पढ़नी है। अगर आप भविष्य के बारे में सोचोगे यार मेरा कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, तो फिर आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए यदि आप चाहते हो कि आपका भविष्य बने, इसके लिए वर्तमान को जो है अच्छे से जियो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि सफलता क्या मचा दे, शोर मचा दे। ठीक है भाई, ये आपके नीति शास्त्र की जो है पूर्व मान्यता, और नीति शास्त्र के अंदर जो है ये आपके संकल्प स्वातंत्र की 3 शर्तें। आपको पूछेंगे संकल्प स्वातंत्र क्या है, एक तो नीति शास्त्र की परिभाषा पूछेंगे, एक आपको पूछेंगे संकल्प स्वातंत्र, और एक नीति शास्त्र की आवश्यकता। ये 3 प्रश्न जो है ना अब तक के सबसे बड़े प्रश्न है, ठीक है ना। मैं थोड़ी देर बाद लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। अब लास्ट है इस नीति शास्त्र के अंदर कि नीति शास्त्र के आयाम,
अब अपन क्या देखेंगे, नीति शास्त्र के आयाम। नीति शास्त्र के आयाम, आयाम है ना। आयाम का मतलब क्या होता है, भेद। भेद का मतलब क्या होता है, प्रकार। अब अपने को क्या देखना है, नीति शास्त्र के प्रकार देखने। अपने को देखना है ये एथिक्स कितने प्रकार की होती है ना। अपन ने ये तो देख लिया कि ये एथिक्स जो है ना किस सब्जेक्ट का पार्ट है, दर्शन शास्त्र का। जैसे दर्शन शास्त्र 3 पार्ट में डिवाइडेड है, वैसे एथिक्स भी कितने भागों में डिवाइडेड है, 3। एथिक्स जो है ना इसके कितने आयाम या कितने भेद है, 3 भेद है। कितने भेद है, 3 भेद है। कितने भेद है इस एथिक्स के, 3 भेद है। अब अपन बात करेंगे इस एथिक्स के वो 3 भेद कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो 3 भेद अपन देखेंगे। एक तो अपन बात करेंगे आपके मानकीय, क्या बात करेंगे अपन, मानकीय नीति शास्त्र, ठीक है ना, जिसको अंग्रेजी में अपन बोल देते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स। क्या बोलते हैं इसको अपन, नॉर्मेटिव एथिक्स। ठीक है ना। दूसरा जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, अधिनीति शास्त्र। अधिनीति शास्त्र। और इस अधिनीति शास्त्र को अपन बोलते हैं मेटा एथिक्स। मेटाफिजिक्स किसको बोलते हैं अपन, हाँ जी। और फिर अपन बात करेंगे आपके तो एक आपके होती है व्यवहारिक नीति शास्त्र। और इस व्यवहारिक नीति शास्त्र को बोलते हैं अप्लाइड एथिक्स। इस व्यवहारिक नीति शास्त्र को अपन क्या बोलते हैं, अप्लाइड एथिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अप्लाइड एथिक्स बोलते हैं। तो ये जो आपके नीति शास्त्र जो है ना, इस नीति शास्त्र को अपन कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में। कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। ये जो मानकीय नीति शास्त्र जो है ना, एक एक करके पढ़ लेते हैं अपन ना, तो ठीक रहेगा, क्योंकि यहां पर इतनी जगह नहीं है कि पूरी चार्ट यहां नहीं बन पाएगा। एक एक करके पढ़ लेते हैं, एक बार ये लिखो, फिर एक एक पढ़ते हैं अपन, है ना। लिख लिया, चलें आगे। अब देखेंगे सबसे पहले अपन मानकीय नीति शास्त्र के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे ये जो आपका मानकीय नीति शास्त्र जो है ना, इस मानकीय नीति शास्त्र के बारे में कि भाई इसके अन्य नाम क्या है ना। इस मानकीय नीति शास्त्र को जो है ना अपन और क्या बोल देते हैं, जैसे एक तो इसको बोल देते हैं आपके नियामकीय नीति शास्त्र। क्या बोल देते हैं, नियामकीय नीति शास्त्र। और क्या बोल देते हैं, तो नियामकीय नीति शास्त्र और बोलते हैं अपन इसको आदर्श मूलक नीति शास्त्र। क्या क्या बोल देते हैं इसको, नियामकीय नीति शास्त्र और आदर्श मूलक नीति शास्त्र। इस मानकीय नीति शास्त्र या नॉर्मेटिव एथिक्स को अपन
किन किन नामों से जानते हैं? नियामकीय नीति शास्त्र के नाम से भी जानते हैं और आदर्श मूलक नीति शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई। तो अगर आपसे पूछे मानकीय नीति शास्त्र क्या है, या फिर नियामकीय नीति शास्त्र क्या है, या फिर आदर्श मूलक नीति शास्त्र क्या है, तो समझ जाओगे ना, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है, मानकीय नीति शास्त्र ही आदर्श मूलक नीति शास्त्र है। ठीक है ना। इसके अंदर क्या किया जाता है, तो इसके अंदर जो है ना, ये आपके नीति शास्त्र की जो है प्राचीनतम विधा है, नीति शास्त्र का प्राचीन रूप है, और इसके द्वारा समाज में नैतिक मापदंडों की स्थापना की जाती है। ठीक है ना। तो दूसरी वाली लाइन के अंदर लिखो, यह नीति शास्त्र का, यह नीति शास्त्र का, यह नीति शास्त्र का प्राचीन रूप है, यह नीति शास्त्र का प्राचीन रूप है, तथा इसके द्वारा, तथा इसके द्वारा, तथा इसके द्वारा समाज में, तथा इसके द्वारा समाज में नैतिक मापदंडों या आदर्शों या सिद्धांतों की स्थापना की जाती, तथा इसके द्वारा समाज में, तथा इसके द्वारा समाज में नैतिक मापदंडों या फिर आदर्शों या सिद्धांतों, तीनों में से एक लिख लो, मापदंड लिख लो, तथा इसके द्वारा समाज में नैतिक मापदंडों की स्थापना की जाती, नैतिक मापदंडों की स्थापना की जाती, नैतिक मापदंडों की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। ठीक है ना। अब इसको समझना भाई, नैतिक मापदंड मतलब समाज के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सद्गुण क्या है, दुर्गुण क्या है, ये सारी स्थापनाएं जो है कौन करता है? आपके मानकीय नीति शास्त्र करता है। समाज के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए अच्छे अच्छे नियमों की स्थापना कौन करता है? मानकीय नीति शास्त्र करता है। ये जो मानकीय नीति शास्त्र जो है ना, इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। ये जो मानकीय नीति शास्त्र जो है ना, इसको कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों के अंदर बांटा जाता है।